हेलो एवरीवन, वेलकम टू महागुरु आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में हम हमारे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल की बात करेंगे, जो कि अभी रिसेंटली शांति बिल करके एक नया बिल लोकसभा ने पास करा है। ये पिछले 2 या 3 दिन से हर जगह आपने न्यूज में देखा होगा, हर इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर में। और हमारे जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट, हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी और हमारा जो गवर्नेंस का जो मेंस का कंसेप्ट है, उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, राइट। अगर हम बात करें ये शांति बिल है क्या, अभी न्यूज में क्या आया है। अभी रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है, बट इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे अभी हम सारी क्लास में और आने वाले टाइम में, शांति बिल, ठीक है। सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब एक ऐसे तरीके से हम हमारी न्यूक्लियर एनर्जी को हार्नेस करके एडवांसमेंट की ओर लेके जाना चाहते हैं, ताकि जो हमारा भारत देश है उसमें कुछ नया ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिले, जिसको हम क्या बोलते हैं, शांति बिल 2025। ये लोकसभा ने अभी रिसेंटली पास करा है। इसका बेसिकली क्या काम है, ये जो हमारे इंडिया का अभी एट प्रेजेंट न्यूक्लियर एनर्जी के जितने लॉज हैं उसको रिपील करेगा, जितने पुरानी चीजें हैं उसको ठीक करने की ट्राई करेगा। और हमारा जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है यहाँ पे, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी में, इस सेक्टर में पार्टिसिपेट कर पाएगा। पहली बार हो रहा है ये हमारा आजादी के बाद, सिंस इंडिपेंडेंस, कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को ऑपरेट करने में और बिल्ड करने में पार्टिसिपेट कर पाएगा। इस वजह से बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल, बहुत मतलब लैंडस्केप बिल ये माना जाएगा अभी एट प्रेजेंट हमारे सिलेबस के लिए और हमारे न्यूज के लिए। ऑलराइट, अगर हम बात करें कि सबसे पहले तो इस जो शांति बिल की जो हम बात कर रहे हैं, शांति बिल देखो, मैं आप शांति बिल इसका नाम है तो शांति बिल ही बोलेंगे, बट इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑलराइट, अगर हम इसकी की प्रोविजंस की बात करें सबसे पहले, तो यूनिफाइड न्यूक्लियर लॉ फ्रेमवर्क, जो शांति बिल है, जो हमारे पुराने एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और जो हमारा सिविल लाइबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज वाला जो एक्ट है 2010 का, उसको रिपील करता है, उसको रिप्लेस करता है। और इन दोनों को खत्म करके एक न्यू सिंगल लॉ बनाने की हम ट्राई कर रहे हैं, जो कि रेगुलेशन और लाइबिलिटी को सिंप्लीफाई करते हुए जो हमारा सिविल न्यूक्लियर सेक्टर है उसमें और पार्टिसिपेशन बूस्ट करेगा। ऑलराइट, उसके बाद प्राइवेट एंड जॉइंट वेंचर एंट्री अलाउड। यहाँ पे अभी क्या कर दिया, पहले जहाँ पे प्राइवेट और जॉइंट वेंचर जो एंट्रीज थी वो अलाउड नहीं थी, मतलब इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स थे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को ऑपरेशनलाइज करने में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, बट अभी ऐसा इसमें हम चेंज लेके आए हैं। ये नया बिल क्या परमिट करता है कि जो प्राइवेट इंडियन कंपनीज हैं या जो जॉइंट वेंचर्स हैं और जो फॉरेन एंटिटीज हैं, वो बना सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, ओन कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं और डीकमीशन कर सकते हैं न्यूक्लियर प्लांट्स को। जो पहले हमारी नेशनल पावर, जो हमारी न्यूक्लियर पावर जो अथॉरिटी थी, जो सिर्फ एक पीएसयू है, उसकी मोनोपोली को एंड करते हुए अब हम यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेट कंट्रोल ओवर स्ट्रेटेजिक एरियाज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। गवर्नमेंट अभी क्या करेगी, गवर्नमेंट बेसिकली जो न्यूक्लियर फ्यूल प्रोडक्शन है, हैवी वाटर मैन्युफैक्चरिंग है और जो रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट है, इनके ऊपर तो अपनी खुद की अथॉरिटी ही रखेगी। यहाँ पे जो हमारे प्राइवेट सेक्टर है उसको यहाँ पे अथॉरिटी नहीं दी जाएगी। कौन से एरियाज में, न्यूक्लियर फ्यूल प्रोडक्शन, हैवी वाटर मैन्युफैक्चरिंग और रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट का ही कंट्रोल रहने वाला है। प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे हाथ नहीं लगा पाएगा, क्योंकि ये जो हमारे कंसर्न्स हैं, ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं। और किसी भी हालत में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, हमारे नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न्स एक बहुत बड़े एक्सटेंट पे प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर नहीं कर सकती है। उसके बाद स्टैट्यूटरी न्यूक्लियर रेगुलेटर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो हमारा एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है, जिसको हम एईआरबी बोलते हैं, ठीक है, इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है और इसको पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल बनाया गया है, कि इनको पार्लियामेंट में आके जवाब देना पड़ेगा, ये कौन सा कार्य कर रहे हैं, कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, फंडिंग कहाँ पे जा रही है, अगर कोई चीज फेल हुई है तो उसके लिए क्या रीजन रिस्पॉन्सिबल है। और इसकी इंडिपेंडेंस को स्ट्रेंथन करने की बात करी है और इसके ऊपर सेफ्टी ओवरसाइट इंक्रीज करने की बात करी है। किस चीज के ऊपर, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, इसको हम स्टैट्यूटरी न्यूक्लियर रेगुलेटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम यहाँ पे स्टैट्यूटरी न्यूक्लियर रेगुलेटर की बात कर रहे हैं। उसके बाद रिवाइज्ड लायबिलिटी रिजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हो क्या रहा है कि पहले क्या हुआ करता था, सप्लायर के ऊपर लायबिलिटी का एक क्लोज हुआ करता था, कि जिसने न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी से कोई भी चीज ऐसी सप्लाई करी है, लायबिलिटी उसके ऊपर है, बट उसको अभी रिमूव कर दिया गया है। और जो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अगर कल को कोई हादसा होता है, जो कंपनसेशन पे करनी है, वो ऑपरेटर्स के ऊपर है, वो सप्लायर्स के ऊपर नहीं है। इसके साथ इंडिया क्या करेगा, जो हमारे इंटरनेशनल न्यूक्लियर लाइबिलिटी नॉर्म्स हैं, जो कि कंपनसेशन
जो रेट्स हैं वो फिक्स करते हैं ऑपरेटर्स को पे करने के लिए। पहले सप्लायर को करना पड़ता था। इंडिया ने ये क्लॉज को रिमूव करते हुए जो इंटरनेशनल न्यूक्लियर हमारी जो लाइबिलिटी नॉर्म्स है उसके साथ प्रॉपर अलाइनमेंट में आ गए, एक स्टेज पे आ गए। उसके बाद कैप्ड ऑपरेटर लायबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपरेटर लायबिलिटी को कैप कर दिया। बेसिकली हुआ क्या, मान लो कि किसी कंपनसेशन में आपको 1,000 करोड़ रुपए देना है, तो उसमें से मान लो 500 करोड़ के ऊपर जो ऑपरेटर लायबिलिटी है वो कैप करती है कि आपको कम से कम 500 करोड़ तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसको लिंक किसके साथ करा है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के साथ, कि हम एक प्रॉपर ग्रेड 1 ग्रेड 2 लिमिट सेट करेंगे, जिसके प्रति जो होगा क्या, जो फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी है उसको कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे, और जो इन्वेस्टमेंट है उसको इनकरेज करा जाएगा। क्योंकि प्राइवेट प्लेयर भी तभी आएगा जब उसको थोड़ा सा सेफ्टी नेट प्रोवाइड करा जाएगा कि कल को अगर कोई कंपनसेशन पे करना है तो जो ऑपरेटर की लायबिलिटी है वो कैप कर दिया गया, 1,000 करोड़ में से 1,000 करोड़ ऑपरेटर को नहीं देना है, उसका एक फिक्स्ड शेयर होगा जो कि सिर्फ ऑपरेटर को देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एटॉमिक डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, एक प्रॉपर डेडिकेटेड ट्रिब्यूनल बनाया गया है जो कि कोई भी ऐसा मामला जहां पे न्यूक्लियर रिलेटेड डिस्प्यूट्स यहाँ पे मसला चल रहा है उसके ऊपर उसको सॉल्व करेगा, और जो हमारी रेगुलेटरी सर्टेनिटी है उसको इंप्रूव करेगा, और जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है, क्योंकि लोग जो हमारी कंपनीज है, जो जॉइंट वेंचर्स है, जो फॉरेन एंटिटीज है, वो पैसा लेके आएंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उनके ऊपर जो हम पैसा लगाएंगे उसको, उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद सपोर्ट फॉर एडवांस टेक्नोलॉजीज, ये जो बिल है हमारे जितने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स होते हैं, जो बेसिकली एक न्यूक्लियर रिएक्टर से बहुत कम छोटे लेवल पे काम करते हैं, ठीक है, उसकी डिप्लॉयमेंट के ऊपर फोकस करता है। इंडिजिनियस रिएक्टर्स बना रहे हैं, इंडिजिनियस मतलब जो इंडियन मेड हो, जहाँ पे वोकल फॉर लोकल की बात चल रही है, वहां पे हमारे मेड इन इंडिया के एलिमेंट्स आएंगे जो कि क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में हेल्प करेंगे, और हमारा लंबे टाइम के लिए अगर हम एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें वहां पे सिक्योर करने की बात करेंगे, ठीक है। ये हमने बेसिक की प्रोविजंस बात करें कि शांति बिल में कौन से ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं। मैंने यहाँ पे आपको एक ना एक छोटी सी इमेज प्रोवाइड करी है, एक थोड़ा सा ब्रीफ देने के लिए कि जो हमारा इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो काम कैसे करता है। होमी बाबा ने सबसे पहले इसको स्टार्ट करा था, इन्विजन करा था। स्टेज 1 में बेसिकली हैवी वाटर के साथ हम नेचुरल यूरेनियम बनाते हैं, प्लूटोनियम को प्रोड्यूस करते हो, ठीक है। नेचुरल यूरेनियम डाला, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद प्लूटोनियम बन गया। फिर प्लूटो जो हमारा प्लूटोनियम बना उसको हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल्ड करी स्टेज 2 में। स्टेज 2 में क्या होता है, प्लूटोनियम और नेचुरल यूरेनियम को दोबारा मिक्स करते हैं, जिसके चलते जो थोरियम है वो हमारा यूरेनियम 233 में कन्वर्ट होता है, और जो हमारा लास्ट स्टेज है उसमें क्या होता है, थोरियम और यूरेनियम के फ्यूल को मिक्स करके हम एक रिएक्टर क्रिएट करते हैं, जो कि इवेंचुअली हमारी जो न्यूक्लियर एनर्जी पावर हमारा जो प्रोग्राम है उसको सपोर्ट करता है। तो आपको ये याद रखना है मोटा मोटा कि जो हमारा इंडिया का जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है वो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ठीक है। उसमें हम कैसे कैसे 3 स्टेजेस पे ऑपरेट करते हैं, आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। अगर हम बात करें कि एट प्रेजेंट व्हाट इज द करंट न्यूक्लियर लैंडस्केप ऑफ इंडिया, हमारा अगर इंडिया भारत देश की बात करें, हम ये जो बिल लेके आए हैं उसके प्रति उसका जो बैकग्राउंड है न्यूक्लियर एनर्जी को लेके, उसका अभी एट प्रेजेंट क्या सिनेरियो हमारे भारत देश में। सबसे पहले करंट न्यूक्लियर कैपेसिटी अगर हम बात करें 2025 के हिसाब से, जो इंडिया की इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 8.18 गीगावाट है। कितनी है, 8.18 गीगावाट। जो हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट है कि हम 2047 तक जो हमारी इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर कैपेसिटी है उसको हम 1,000 गीगावाट के आसपास लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एग्जिस्टिंग रिएक्टर फ्लीट, इंडिया भी एट प्रेजेंट 20 से ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर को ऑपरेट कर रहा है, और जितने भी सारे रिएक्टर्स है वो एनपीसीआईएल के अंडर है। इसी वजह से ये बिल में क्या करा गया है कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन जॉइंट वेंचर को हमने एंट्री दी है, और हमने फॉरेन एंटिटीज को अलाउ करा है ताकि जो एनपीसीएल की जो मोनोपोली है उसको एंड करा जाए, ठीक है। और ऑलमोस्ट 12 से ज्यादा प्रोजेक्ट हैं जो अभी पाइपलाइन में है, जिसको हम बनाने की तैयारी में है। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी मिशन इंडिया का अगर हम बात करें, इसको यूनियन बजट 2025-26 में इंट्रोड्यूस करा गया था, अनाउंस करा गया था। ये जो मिशन है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करता है, और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो भी हैं उनको डिप्लॉयमेंट की बात करता है, उनकी एक्टिवेशन की बात करता है, ठीक है। उसके बाद इंडिजिनस एसएमआर टारगेट, जो हमारा लोकल मेड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं, इंडिया बेसिकली क्या एम करता है कि हम डिजाइन करेंगे, ऑपरेशनलाइज करेंगे, कम से कम 5 हमारे जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं वो हमारे फंक्शनलाइज होने चाहिए, कब तक, 2033 तक। और भारत ने कितना गोल सेट करा हुआ लॉन्ग टर्म टारगेट, 1,000 गीगावाट बाय 2047। ये हम इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एडवांस रिएक्टर टेक्नोलॉजीज, अभी जो ऑन गोइंग डेवलपमेंट्स हैं खास करके भारत स्मॉल रिएक्टर्स, उसके बाद स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर्स, और जो हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर्स हैं उनको हेल्प करेगी, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजीज को न्यू पार्टिसिपेशन की जरूरत है, न्यू इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। वो जो फंडिंग चाहिए वो प्राइवेट सेक्टर लेके आएगा।
ठीक है। दिस वाज अबाउट कि हमारा जो इंडिया का एट प्रेजेंट करंट न्यूक्लियर लैंडस्केप क्या है, इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर हम हमारे जितने भी पुराने लॉज हैं, जो हमारा एटॉमिक एनर्जी एक्ट था, जो हमारा सिविल लाइबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट है 2010 का, उसके साथ अगर हम कंपेयर करें, तो जो हमारा एग्जिस्टिंग लॉ है, बेसिकली जो हमारा नया लॉ है, उसके साथ वो कैसे स्टैंड आउट करता है। सबसे पहले अगर हम सेक्टर कंट्रोल की बात करें, तो हमारे पुराने लॉज थे, वो बेसिकली कंप्लीट गवर्नमेंट मोनोपोली के ऊपर फोकस करते थे, जो कि पूरी न्यूक्लियर एनर्जी को टेक ओवर करके उन्होंने रखा हुआ था। बट जो हमारा शांति बिल है, इसने स्टेट कंट्रोल को तो रखा है, बट सिर्फ उसी पॉइंट पर रखा है जहां पे हमारा नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न आता है। उसके अलावा बाकी जितने सेक्टर्स हैं, वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्राइवेट पार्टिसिपेशन को अलाउ कर दी है। अभी के लिए लिमिटेड प्राइवेट पार्टिसिपेशन है, धीरे धीरे ट्रांजिशन में हम इसको इंक्रीज करते रहेंगे। फिर प्राइवेट पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें, तो जो हमारा एटॉमिक एनर्जी एक्ट था और जो हमारा सिविल लाइबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट है, इसको क्लिंडा बोलते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करो। क्लिंडा 2010 का एक्ट है। यहाँ पे प्राइवेट फर्म्स के लिए कोई भी रोल प्ले नहीं करने की बात करी गई थी। बट जो हमारा शांति बिल है, यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज को 49% माइनॉरिटी इक्विटी होल्ड करने का राइट दिया गया है। मान लो 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, उसमें से मैक्सिमम जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो 49% होल्ड कर सकता है। मतलब 49 करोड़ के आसपास जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपना स्टेक होल्ड कर सकता है। ठीक है, जो मेजोरिटी होल्ड है, जो मेजोरिटी स्टेक है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही रहने वाला है। बट हमने प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे एंट्री अलाउ कर दी है। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, पहले जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी, वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड थी, बहुत ज्यादा लिमिटेड थी, क्योंकि लीगल और पॉलिसी बैरियर्स बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करते थे। बट शांति बिल के बाद क्या होगा कि एक स्ट्रक्चर्ड पार्टनरशिप के थ्रू, प्रॉपर रेगुलेटरी मेथड के थ्रू, जो हमारी फॉरेन पार्टिसिपेशन है, फॉरेन एंटिटीज है, उनको यहाँ पे आने का मौका दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद लाइबिलिटी फ्रेमवर्क, जो हमारा पुराना रिजाइम था, जो हमारे पुराने एक्ट है, एनर्जी एटॉमिक एनर्जी एक्ट और जो हमारे क्लिंडा 2010 का है, इन्होंने बहुत बड़े लेवल पे बहुत स्ट्रिक्ट सप्लायर लाइबिलिटी इंट्रोड्यूस करी हुई थी। बट जो शांति बिल ने क्या बोला कि जो रिस्क शेयरिंग मैकेनिज्म है और जो हमारा प्रॉपर जो तरीका है, उसको हम तरीके से डिवाइड करेंगे। ऑपरेटर के ऊपर लाइबिलिटी है, सप्लायर के ऊपर लाइबिलिटी नहीं है। तो जो लाइबिलिटी मैनेजमेंट मैकेनिज्म है, उसको यहाँ पे इंप्रूव करने की बात करी गई है। उसके बाद टेक्नोलॉजी की फोकस की अगर हम बात करें, टेक्नोलॉजी में क्या इंप्रूवमेंट है, जो अभी एग्जिस्टिंग लॉज है, ए हमारा जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट, जो हमारा क्लिंडा है, ठीक है, इन्होंने ज्यादातर लार्ज इंडिजिनियस रिएक्टर्स के ऊपर फोकस करा है। बट जो शांति बिल है, ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के ऊपर फोकस करता है। ये ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको कहीं पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि जो न्यू बिल है, क्या वो छोटे रिएक्टर्स पे काम करता है या लार्ज रिएक्टर्स पे काम करता है। यूजली होता क्या है कि हमारे दिमाग में आता है कि पहले हमने छोटे बनाए होंगे, फिर हमने बड़े रिएक्टर्स बनाने की बात करेंगे। बट ऐसा नहीं है। जो शांति बिल है, वो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के ऊपर बात करता है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी ज्यादा चाहिए किसी भी लार्ज इंडिजिनियस रिएक्टर के कंपेरिजन में। उसके बाद इन्वेस्टमेंट एनवायरमेंट, जो पुराना फ्रेमवर्क था, वो क्लोज्ड था, आने जाने की एंट्री एग्जिट की पॉइंट्स नहीं थे, और अगर कोई इन्वेस्टर आता भी था, उसके लिए बहुत ज्यादा हाई रिस्क पॉइंट था यहाँ पे। बट जो शांति बिल है, ये ज्यादा इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली रिजाइम क्रिएट करता है, जो कि ग्लोबल प्रैक्टिस के साथ इंडिया को सेम पेडेस्टल पे लेके आता है। ये हमने बात करी कि अगर हम हमारे जो एग्जिस्टिंग लॉज है उसके साथ कंपैरिजन करें, तो शांति बिल में क्या क्या अच्छी पॉइंट्स हैं। बट अगर हम बात करें कि जब ये शांति बिल आया है हमारे भारत देश में, तो हमारे जो न्यूक्लियर गवर्नेंस में ऐसे कौन से रिफॉर्म्स की जरूरत है कि इसको ओवरऑल कंप्रेहेंसिवली हम इसमें इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। सबसे पहले हमारी जो एम्बिशियस कैपेसिटी टारगेट्स हैं, इंडिया क्या क्या एम करता है कि हमारा जो 8.8 गीगावाट जो भी एट प्रेजेंट इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर कैपेसिटी है, उसको हम 22 गीगावाट के आसपास लेके जाएंगे 2032 तक, और 100 गीगावाट के आसपास लेके जाएंगे 2047 तक। बट जो एनपीसीएल है, जो भी कंट्रोल करना चाह रहे हैं हमारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, इसके पास ना तो इतनी कैपिटल है, ना इतने लोग हैं, और ना इसके पास इतनी एग्जीक्यूशन कैपेसिटी है कि इस गोल को पूरा कर पाए। ठीक है, इस वजह से ये बिल लाना जरूरी हो रहा था। फिर लार्ज फाइनेंसिंग गैप, पैसे की कमी देखने को मिलती है। अगर हमको 100 गीगावाट का टारगेट अचीव करना है, तो ऑलमोस्ट 15 लाख करोड़ के आसपास चाहिए हमको पैसा। कितना चाहिए? 15 लाख करोड़ के आसपास पैसा चाहिए हमारा 100 गीगावाट का जो गोल है उसको अचीव करने के लिए। पर जो हमारा बजट 2025-26 जिसमें इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अनाउंस करा गया था, उसमें सिर्फ 20,000 करोड़ दिया गया है। 20,000 करोड़ से हम हमारा 100 गीगावाट कैपेसिटी का जो हमारा प्रोग्राम है वो पूरा नहीं कर पाएंगे। जिससे ये बहुत ऑब्वियस हो गया था कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बिना ये चीज आगे नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टर अगर आएंगे तो ज्यादा पैसा लेके आएंगे, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे जो गेन है वो इवेंचुअली होने ही वाला है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस हो रहा है कि प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का अलाउ कर दिया गया है। उसके बाद प्रोजेक्ट डिलेज, एनपीएसएल के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कुंडनकुलम की यूनिट 3 और जो यूनिट 6 थी, इनमें बहुत डिले हो गए हैं।
पहले इनको लॉन्च कर दिया जाना चाहिए था, बट अभी तक इनमें बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। प्राइवेट प्लेयर्स अगर आएंगे तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इंप्रूव कर सकते हैं, इंजीनियरिंग के एलिमेंट्स को इंप्रूव कर सकते हैं, प्रोक्योरमेंट के एलिमेंट्स को इंप्रूव कर सकते हैं, और जो हमारी कंस्ट्रक्शन की एफिशिएंसी है उसको इंप्रूव कर सकते हैं। इसको इन शॉर्ट क्या बोलते हैं? ईपीसी एफिशिएंसी। इसको याद करो, क्या बोलते हैं? ईपीसी एफिशिएंसी। ई मतलब इंजीनियरिंग, पी मतलब प्रोक्योरमेंट, सी मतलब कंस्ट्रक्शन। ये हमारी ईपीसी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन नीड्स। अगर प्राइवेट पार्टिसिपेशन होएगी तो हमारा जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की जो अडॉप्शन है वो फास्ट हो सकती है, एडवांस रिएक्टर हम जल्दी बिल्ड कर सकते हैं, और जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस है उसके साथ अलाइन करते हुए सेफ्टी के ऊपर ध्यान दिया जाएगा और स्केलेबिलिटी के ऊपर ध्यान दिया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद वीक यूरेनियम सप्लाई चेन्स। अभी जो हमारा जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वो इस हिसाब से है कि जो यूरेनियम की सप्लाई है वो बहुत ज्यादा वीक है, क्योंकि यूरेनियम की जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है, और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो इंपोर्ट्स हैं वो प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट की जो नेसेसिटी है वो जरूरी बना देते हैं। यूरेनियम की माइनिंग में अगर हम बात करें, प्रोसेसिंग की बात करें, इंपोर्ट्स की बात करें, हमारे देश के लिए ये फ्यूल सिक्योरिटी के लिए जरूरी हो जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है प्राइवेट पार्टिसिपेशन के बिना पूरा नहीं हो सकता। उसके बाद एनर्जी सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट गोल्स। हमारा जो न्यूक्लियर पावर्स का जो बढ़ता हुआ फोकस है, जो बढ़ता हुआ टारगेट है, वो ग्रिड स्टेबिलिटी और इंडिया जो नेट जीरो बाय 2070 अचीव करना चाहता है उसके ऊपर हेल्प करेगा। जो हमारी, क्योंकि जो न्यूक्लियर एनर्जी एक रेन्यूएबल एनर्जी का सोर्स माना जाता है जो कि बहुत लो कार्बन प्रोड्यूस करता है, अगर इसको एफिशिएंटली रेगुलेटरी तरीके से कभी भी इसका मिसयूज नहीं करते हुए इसको यूज करा जाए तो इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को फुलफिल कर सकता है, हमारा जो नेट जीरो का टारगेट है बाय 2070 उसको भी अचीव कर सकता है। ठीक है। इस वजह से हमारे देश में रिफॉर्म्स की जरूरत है न्यूक्लियर गवर्नेंस की अगर हम बात करें। बट इस बिल के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं। जैसे सबसे पहले न्यूक्लियर सेफ्टी कंसर्न्स। अगर हम प्राइवेट पार्टिसिपेशन को एक्सपैंड करेंगे तो ये फियर जताया जा रहा है, ये खतरा जताया जा रहा है कि कहीं कहीं किसी सेफ्टी स्टैंडर्ड के साथ खिलवाड़ तो नहीं होगा। ठीक है। और जो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर रेगुलेशन एसेंशियल हो जाती है इसको बूस्ट करने के लिए, उसको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लेके आने के लिए। फिर पब्लिक ट्रस्ट और एक्सेप्टेंस, क्या लोग इसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे? ज्यादातर जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स होते हैं ना उनको लोकल ओपोजिशन फेस करनी पड़ती है। मान लो कुंडन कुलम का प्रोजेक्ट है, वहां के अगल बगल के जो लोग हैं, जो लोकल ट्राइब्स हैं, जो लोकल पॉपुलेशन है, वो रजिस्ट करते हैं कि हमको हमारे आसपास एरियाज में ऐसी चीजें नहीं चाहिए, क्योंकि हेल्थ कंसर्न्स हैं, एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं, उन लोगों को डिस्प्लेस करा जाता है। ठीक है। उसके बाद लाइबिलिटी एंड कंपनसेशन इश्यूज। हमने हमारे जो न्यूक्लियर लाइबिलिटी के रूल्स है उसमें कुछ चेंजेस जरूर करे हैं, बट इसमें कुछ वरी के पॉइंट भी है, कुछ दिक्कत वाली बात भी है कि क्या जो विक्टिम्स हैं उनको टाइमली पेमेंट मिलेगी, क्या उनको इतना एडिक्वेट कंपनसेशन दी जाएगी अगर कल को कोई हादसा होता है। उसके बाद कमर्शियल वाइबिलिटी फॉर प्राइवेट प्लेयर्स। इसमें प्राइवेट प्लेयर्स को हमने अलाउ कर दी है, बट प्राइवेट प्लेयर जब आएंगे तो ऐसा तो है नहीं इतना लाखों करोड़ रुपए आंखें बंद करके आ जाएंगे, क्योंकि ये हाई कॉस्ट प्रोजेक्ट है, लॉन्ग प्रोजेक्ट टाइमलाइन है, बहुत लंबे टाइम तक चलने वाले हैं ये। तो टैरिफ रिकवरी में अनसर्टेनिटी कि कल को वो पैसे रिकवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से दरवाजा खोल दिया है, बट अब देखना ये जरूरी है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स को पार्टिसिपेट करने के लिए एंट्री हमने इस दरवाजे से दी है, क्या वो इस दरवाजे तक आते हैं या नहीं आते हैं। उसके बाद रेगुलेटरी कैपेसिटी। जो हमारे एट प्रेजेंट रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन है उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि होगा क्या, हमने हमारा जो न्यूक्लियर सेक्टर है उसको और अभी कॉम्प्रिहेंसिव और कॉम्प्लेक्स कर लिया है। पहले सिर्फ एनपीसीएल था तो गवर्नमेंट उसको मैनेज कर पा रही थी, अब तरह तरह के प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, प्राइवेट एंटिटीज आएंगी, फॉरेन एंटिटीज आएंगी, ज्वाइंट वेंचर्स आएंगे, तो जो हमारा रेगुलेटरी चैलेंज है वो ओवरलोड है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद टेक्नोलॉजी एंड स्केलेबिलिटी इश्यूज। इंडिया अभी एट प्रेजेंट बहुत ज्यादा हैविली रिलाई कर रहा है कि हम हमारा लोकल मेड, हमारे इंडियन एलिमेंट के साथ इंडिजिनियस रिएक्टर बनाना चाहते हैं, बट इससे इसका ये नुकसान भी है कि हम सिर्फ इंडियन एलिमेंट्स ऐड करने के लिए कहीं हम ये तो नहीं कर रहे कि हमारा जो प्रोसेस है, जो हमारा पूरा ड्यूरेशन है उसको बहुत ज्यादा लंबा खींच रहे हैं, या हम ग्लोबल इंटीग्रेशन में ऐड हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। ये कुछ बिल के साथ कंसर्न्स और चैलेंजेस हैं। अगर हम बात करें कि इसको ओवरकम कैसे करना है, आगे का वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए ताकि बिल की जो स्ट्रेंथ है उसको और बूस्ट करा जा सके और जिसकी जो लिमिटेशन है उसको कम करा जा सके। सबसे पहले हमारी जो रेगुलेटरी ऑटोनॉमी है उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। जो हमारा एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है उसकी इंडिपेंडेंस को इंक्रीज करना पड़ेगा, रीइंफोर्स करना पड़ेगा, उसके प्रोसेस को और ट्रांसपेरेंट बनाना पड़ेगा, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी, वो डिसाइड कर पाए कौन सा पैसा कहाँ पे जाएगा। और कोई भी एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस यहाँ पे अलाउड नहीं होना चाहिए, कोई भी मिनिस्टर, कोई भी लोकल एमपी एमएलए ऑफिसर यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उसके बाद बैलेंस सेफ्टी विद इन्वेस्टमेंट। अगर हम पैसा लेके आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेफ्टी के कंसर्न्स को भूल जाएंगे। हमारे जो पुराने एक्सपीरियंस रहे हैं, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ, इवन ग्लोबल लेवल पे चेर्नोबिल का जो हमारा न्यूक्लियर जो ब्लास्ट है, जो न्यूक्लियर रेडिएशन है,
तो इसका मतलब यही नहीं है कि हम इन्वेस्टमेंट के चलते हम सेफ्टी भूल जाएंगे। जो लाइबिलिटी की सीलिंग्स हैं उसको रेगुलरली रिव्यू करना पड़ेगा कि क्या वो अभी भी सही है। उसको इन्फ्लेशन और रिस्क रिस्क फैक्टर के साथ ऐड करना पड़ेगा ताकि जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होए और पब्लिक सेफ्टी मेंटेन रहे, और जो पोल्यूटर पे, हमारा जो प्रिंसिपल है, कौन सा प्रिंसिपल है? पोल्यूटर पे प्रिंसिपल। जिसने पोल्यूशन करा है वही पैसा भरेगा। ठीक है, इस प्रिंसिपल का मतलब इन शॉर्ट ये है। क्या बोलते हैं इसको? पोल्यूटर पे प्रिंसिपल। उसके बाद एनहांस पब्लिक ट्रांसपेरेंसी। हमारा यहाँ पे मैंडेटरी करना पड़ेगा कि जितने भी सेफ्टी इंस्पेक्शन है उसको ओपनली बताया जाए। कोई भी ऐसे इंसिडेंट प्रॉपर रिपोर्टिंग सिस्टम के थ्रू जाना चाहिए, और हर कंपनी के पास, हर एंटिटी के पास अपने एक इमरजेंसी प्रिपेयरनेस प्लान होना चाहिए कि अगर कल को हादसा होता है तो उसको हम कैसे डील करेंगे, ताकि लोगों के प्रति जो पब्लिक ट्रस्ट है उसको बिल्ड करा जा सके। फिर जो सेंटर स्टेट इमरजेंसी कोऑर्डिनेशन है उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। दोनों के रोल्स को क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा और प्रोटोकॉल्स को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, ताकि जो सेंटर स्टेट और जो लोकल अथॉरिटीज है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रहे, और कभी भी अगर कोई न्यूक्लियर इमरजेंसी है तो हमारी जो सेंटर स्टेट मिलके आपस में उसको खत्म कर पाए। फिर रोबस्ट वेस्ट एंड डीकमीशनिंग नॉर्म्स। मान लो कल को हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट हमको बंद करना है, उसका जो वेस्ट है या उसका जो हमारा जो बाय प्रोडक्ट है उसको हम कैसे खत्म करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके लिए एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस इन्फोर्स करना जरूरी है, ताकि कोई भी जो रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल है या कोई भी प्लांट डिकमीशनिंग है उसको प्राइवेट कंपनी की एंट्री से पहले ही उनके पास एक प्लान होना चाहिए कि हम इसको कल को अगर बंद कर रहे हैं तो बंद कैसे करेंगे और कब करेंगे और कौन सा मेथड हम यूज करेंगे। ऑलराइट, ये था वे फॉरवर्ड। अगर हम बात करें कि इस पूरे बिल की कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है, जो हमारे शांति बिल है, सस्टेनेबल हार्नेसिंग और हमारा जो बेसिकली हमारी न्यूक्लियर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, ये हमारे इंडिया के जो सिविल न्यूक्लियर पॉलिसी है उसमें बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा। हमने यहाँ पे क्या करा है, हमने स्टेट के स्ट्रेटेजिक एलिमेंट को हमने प्राइवेट पार्टिसिपेशन के साथ ऐड कर दी है। जो हमारी प्राइवेट कंपनी है वो पैसा लेके आएगी, स्टेट इसको थोड़ा सा कंट्रोल करेगा और एक अच्छा बाय प्रोडक्ट हम निकालने वाले हैं। उसके बाद अगर हम स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी इंडिपेंडेंस मेंटेन करें, एक अच्छे ट्रांसपेरेंट सिस्टम के साथ सेफ्टी मैकेनिज्म को फॉलो करें और लायबिलिटी सेफगार्ड्स को अच्छे तरीके से इन्फोर्स करते हुए, क्या हो सकता है, हम बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट अनलॉक कर सकते हैं, बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट आ सकती है, और हमारा इंडिया का जो एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कंसेप्ट है, जो उसका एम है, उसको अचीव करा जा सकता है। अल्टीमेटली होगा क्या, इसकी जो सक्सेस है वो इस चीज पे डिपेंड करेगी कि इंडिया हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को, हमारे क्लाइमेट गोल्स को पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक ट्रस्ट के साथ कैसे बैलेंस करते हैं। आप इन दोनों चीजों को आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, तभी हमारा जो इंडिया का गोल है, जो हमारा नेट जीरो 2070 का गोल है, या जो हमारा 1000 गीगावाट इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर कैपेसिटी का गोल है, जो हमको 2047 तक अचीव करना है, ये हम तभी कर पाएंगे। ठीक है, हमने इस बिल की बात करी है, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल 2025। ठीक है, सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, और आप भूल जाओ आपका एक बार को एग्जाम है। ये ऐसी चीजें हैं जो आने वाले सदियों के लिए हमारे इंडिया का जो न्यूक्लियर एनर्जी का कंसेप्ट है उसको चेंज करने वाली है। ये बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल चीज है, ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। और दिस वाज ऑल अबाउट हमारा बिल। हमने देखा न्यूज़ में क्यों है, प्रोविज़न क्या है, चैलेंजेस क्या हैं, फोकस क्या होना चाहिए और कैसे इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, आई होप यू गॉट माय पॉइंट। थैंक यू सो मच।